आपको देखकर लगता नहीं कि आप ज़्यादा एक्साइटेड हुई होंगी? नहीं काफ़ी नहीं, अब वो बात हो गई है ना तभी उस बात में बहुत टाइम हो गया। तो फिर से वही जवाब था कि पूछो कोतवा तो खुश रहो खुदायस। रीजनल इंग्रेडिएंट मेरे लिए थोड़ा ना वो लगा कि यार अपने ने धोखा दे दिया आज। हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से। मेरे ख्याल से अगर आपने मास्टर शेफ़ इंडिया देखा है ना, तो आपको इशारा मिल ही गया होगा कि हम आपकी मुलाकात आज किन से कराने जा रहे हैं। चलिए आप खुद ही मिल लीजिए, आइए। कई सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे यार इसको तो मैंने कल शाम को ही टीवी पे देखा और वो भी शोज तो बाहर है, यहाँ कश्मीर में कैसे? बताओ हाँ, उनका आंसर। हाँ, मुझे ऐसी बहुत सारी मैसेजेस आ रही है कि आप एलिमिनेट तो नहीं हो गई, आप यहाँ कैसे है, शो तो भी चल रहा है। तो मैं ये बता दूं कि हमारा कुछ दिन का ब्रेक था, मेरा यहाँ पे थोड़ा सा काम था और मैं बिल्कुल बहुत जल्दी वापस जाने वाली हूँ। तो आप सबको अभी इस टाइम पे एलिमिनेशन की फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी जड़ें हैं वो टंगमर्ग से हैं। मेरे जो वालिद हैं वो टंगमर्ग के इलाके लालपोरा से बिलोंग करते हैं और मेरी जो वालिदा है वो टंगमर्ग के ही इलाके टारहामा से हैं। फिर 1980s में मेरी सारी फैमिली शिफ्ट हो गई श्रीनगर, तो मेरी पैदाइश अपब्रिंगिंग है सारी श्रीनगर की है। स्कूलिंग भी मेरी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से हुई है और उसके बाद मेलनसन से हुई है। फिर मैंने बीटेक किया है फूड टेक्नोलॉजी में इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा से और फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा चली गई, जहाँ से मैंने एमटेक और पीएचडी किया फूड टेक्नोलॉजी में। कहीं ना कहीं जो खाने से मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था। खाने बनाने से, खाना खाने से, इंग्रेडिएंट्स से, खाना बनाने की अलग अलग टेक्निक्स से हमेशा से एक लगाव था। लेकिन जब मेरे पापा बहुत टाइम के लिए सऊदी में जॉब करते थे, तो मेरी मदर और मैं जब भी यहाँ पे विंटर वेकेशंस होती थी तो हम सऊदी चले जाते थे 3 मंथ्स के लिए, और वहाँ ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता था, तो मैं अपने आप को कुकिंग में बिज़ी कर लेती थी। सब कॉन्टिनेंट से जो भी लोग होते थे तो उनकी एक गैदरिंग होती थी हर थर्सडे। तो हमेशा मेरा ये कंट्रीब्यूशन रहा है कि उस गैदरिंग में मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। तब मैं बहुत छोटी थी, शायद 9th और 10th क्लास में पढ़ती थी, तो कुछ भी एक डिज़र्ट ही क्यों ना, एक फिरीनी छोटा से बोल में ही क्यों ना, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा मेरा कंट्रीब्यूशन रहा। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली और जो पहली चीज़ जो मैंने बनाई बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी, कैरेमल कस्टर्ड। और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की वहाँ पे जो भी प्रेजेंट थे मेहमान हमारे, और तब से मुझे एक बूस्ट मिला, नहीं मैं पका सकती हूँ। और जब आपको एनकरेजमेंट मिलती है तो आप उसमें और ज़्यादा फ्लरिश करने की कोशिश करते हैं, खुद को ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। करियर चूज़ करने की बारी आई 12th में, तो हमारे कश्मीर में आपको पता ही है 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप डॉक्टर बन सकते हैं या इंजीनियर। लेकिन वो स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं मैंने ब्रेक किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। नहीं तो मेरे जो फैमिली में है बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मेरे अपने घर पे मेरा भाई और मेरे फादर जो है एक डॉक्टर हैं। पता नहीं था अभी क्या रास्ता लूँ, लेकिन कुछ तो फूड के रिलेटेड करना है। काउंसलिंग का भी तब कोई यहाँ पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी, प्लस इंटरनेट एक्सेस भी नहीं हुआ करता था ज़्यादा। IUST में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ उसी साल, 1 साल पहले हुआ था, हमारा सेकेंड बैच था। तो अब मेरे लिए उसी साल, क्योंकि मैंने बस उस ब्रांच के बारे में सुना ही उसी साल था, उसी टाइम पे कि फूड के रिलेटेड यहाँ पे कुछ हो रहा है।
तो मैं गई IUST में, मैंने फॉर्म भरा, मैंने सिलेबस चेक किया, सीनियर से बात की और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ऑल्दो खाने के जो कुकिंग है और वो कुलिनरी रिलेटेड ज़्यादा पढ़ाई में कुछ नहीं था, लेकिन वो शौक़ मैं साइड बाय साइड कैरी कर सकती थी और प्लस अपनी जो इंटरेस्ट था मेरा फूड के साथ और फूड की छोटी छोटी बारीक डिटेल्स के साथ, वो इस बीटेक में मुझे नज़र आया। जैसे ही मैंने कंप्लीट किया, वो शौक़ था ही, वो पैशन था ही, तो मैंने फर्दर स्टडीज़ की। उस वक्त भी मेरे पास मौका था कि मैं कोई और स्ट्रीम ले लूँ, क्योंकि बीटेक के बाद भी बहुत से लोग MBA करते हैं या बैंक की जॉब्स या ऐसी जॉब्स करते हैं, लेकिन मैंने अपनी स्टडीज़ फर्दर आगे ली और फूड टेक्नोलॉजी में ही MTech भी किया और फिर उसके बाद PhD भी फूड टेक्नोलॉजी में ही किया। शादी होने के बावजूद आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, शादी के बाद आपने PhD किया? जी, 2 बच्चे हुए मेरे PhD के दौरान, तो मेरा पूरा वो फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया। अब जॉब मेरी प्रायोरिटी नहीं रही, अब मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली रही थी। तो लेकिन ये भी है कि आपको कुछ करना है। अब आपने इतनी पढ़ाई की है, आपका ये पैशन है, तो इसे क्यों जाने दें। सिर्फ जॉब ही आपके पास एक तरीका नहीं है उस पैशन को आगे बढ़ाने का। और प्लस जॉब एवेन्यूज़ हमारे कश्मीर में कितने हैं वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरा फोकस शिफ्ट हुआ कि मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन क्या इस पॉइंट पे कुछ भी क्लियर नहीं था मेरे लिए। लेकिन जॉब तो मुझे नहीं करनी थी, वो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था, जो कि मुझे बैकलैशेस भी मिले कि PhD किया है तुमने तो इतना वक्त क्यों ज़ाया किया, क्योंकि ये एक जॉब मिले भी एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज़ आई भी। मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे और मैं रिसर्च वर्क में बहुत मसरूफ़ रहती थी, तो इनके पास कुछ हेल्दी स्नैकिंग के ऑप्शंस नहीं थे। मैं घर में ज़्यादा कुछ पका नहीं सकती थी इनके लिए। जैसे ही मैं मार्केट गई स्नैक्स देखने के लिए कि मैं क्या लूँ जो मेरे बच्चों की भूख भी मिटाए और उनकी सेहत पे ख़राब असरात भी ना हो, तो अनफॉर्चुनेटली मार्केट में मेरे पास कुछ वैसा नहीं मिला। हमें आदत है कश्मीर में फ्रीज़र में कबाब रखने की, शामी कबाब रखने की, चिकन रखने की, तो वैसे मैंने सोचा शायद बच्चों के लिए भी कुछ स्नैक्स हो जो फ्रीज़र में आप रखें और झटपट तल के उन्हें दे दें। इसको ले ले। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। झटपट इनको हम तल के दे सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्रोज़न फूड सेक्शन में मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो मिलावट से पाक हो या जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल इस्तेमाल ना किया गया हो। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा फूड टेक्नोलॉजी के साथ है ही, तो मैं जानती थी कि इस इंग्रेडिएंट का सेहत पे क्या असर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चिकन नगेट्स हम ले लें, उसमें नगेट्स में चिकन भी होगा, लेकिन चिकन के साथ बहुत ज़्यादा सोया भी इस्तेमाल किया जाता है, जो लॉन्ग रन के लिए अगर आप बहुत कंज्यूम करते हो तो आप पे बहुत ख़राब असरात होते हैं। तो मैंने घर से एक्सपेरिमेंट किया, रेसिपीज़ फॉर्मुलेट करने की कोशिश की, अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल की थोड़ा, और कुछ स्नैक्स बनाए मैंने घर पे अपने बच्चों के लिए, तो इन्हें काफ़ी पसंद आए। और उसके अलावा मैंने जो मेरे फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनमें भी मैंने वो स्नैक्स डिस्ट्रीब्यूट किए, ये सोच के कि यार इनके बच्चों का भी कुछ अच्छा हो, इनका भी कुछ अच्छा हो, तो इन्हें भी दे देते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स इतना अच्छा है उनका कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों ना इसी के रिलेटेड कुछ करे, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी माएँ हैं जो ये सोल्यूशन चाहती होगी, सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ या मेरे फ्रेंड्स अकेले नहीं हैं। तो हमने सोचा हाँ मे बी इस चीज़ को आगे लेके हम कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये 2019 की बात है, 3 अगस्त SKICC में एक वुमेन ओरिएंटेड एग्जीबिशन हुआ था, उसमें मैंने अपने स्नैक्स इंट्रोड्यूस किए तब पब्लिक के सामने। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत से नंबर शेयर हुए, बहुत से ऑर्डर्स प्लेस हुए, तो मैं बहुत खुश थी कि नहीं अब शायद हमारा बिजनेस परवान चढ़ेगा। लेकिन ऐसा करना था किस्मत का कि 2 दिन बाद हमारा वैली में जो हुआ 370 एग्जैक्टली 5 अगस्त 370 एब्रोगेशन जो हुआ आर्टिकल 370 का, तो 1 साल तक फिर कोई कनेक्शन नहीं है आपका बाहर की दुनिया से, और मेरा सारा वो सपना वहीं पे टूट गया। फिर थोड़ा जब 2G सिग्नल आने लगा मैंने सोचा नहीं फिर से शुरू करते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था और ये सोल्यूशन मुझे सोसाइटी को देना है, अपने लोगों को देना है। तो 2020 में नवंबर में हमने फिर से स्टार्ट किया
और जनवरी फरवरी 2021 में कोविड हुआ, तो फिर से 1 साल के लिए ऑलमोस्ट हमने कोई बिजनेस नहीं किया। तो सेटबैक पे सेटबैक आते रहे लेकिन फिर से वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और हमने 2021 फुल फ्लेज्ड फिर अराउंड अक्टूबर स्टार्ट किया अपना खालिस फूड्स। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम कर रहे हैं और तब से कोई ब्रेक नहीं लगी है, शुक्र खुदा का। 10 बाई 10 के कमरे से काम कर रही हूँ घर पे। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं मेरे, मोस्टली लड़कियाँ ही हैं। कॉल आया मुझे जून में इसी साल, एक नंबर से, मतलब अननोन नंबर ही था ऑब्वियसली। तो मास्टर शेफ़ की एक टीम से कॉल आया, तो मुझे लगा शायद स्टार्टिंग में कि ये एक प्रैंक कॉल है या मे बी एक फ्रॉड कॉल है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कुछ करके टाल दिया। उन्होंने कहा कि आपको मास्टर शेफ़ के ऑडिशंस के लिए हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, तो आपको आना है यहाँ वहाँ, वो जो भी था। तो मैंने कहा नहीं आप जी मुझे कल कॉल करें। मैंने उन्हें टाल दिया कि अभी मैं बिज़ी हूँ, आप मुझे कल कॉल करें। तो मुझे लगा शायद नहीं करेंगे कॉल, तो कह के मैंने फ़ोन रख दिया और मेरे जहन से ये बात निकल गई। तो नेक्स्ट डे उन्होंने फिर से कॉल किया, तो मैंने सोचा थोड़ा नब्ज़ पकड़ लूँ इनका, देखते हैं शायद पैसे मांगे तो फ्रॉड कॉल ही है, अगर नहीं तो जेन्युइन ही है। तो मैंने कहा कि कितना रजिस्ट्रेशन, कुछ फ़ीस देना है या हमें कुछ अपफ्रंट अमाउंट देना है, कि क्या करना क्या है, क्या फॉर्मेलिटीज़ है। तो उन्होंने कहा नहीं फ़ीस कुछ नहीं देना है, कोई पैसे का चक्कर नहीं है। हाँ, तो आपको बस ऑडिशंस के लिए एक डिश प्रेजेंट करनी है जम्मू में। मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा देखती थी और उसके बाद जब इंडिया में मास्टर शेफ़ इंट्रोड्यूस हुआ वो भी मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती थी। मैंने कहा मास्टर शेफ़ से मुझे कॉल आना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हम चले गए जम्मू में 1-2 सेट ऑफ ऑडिशंस हुए। तम पता है वापस कशीर तो हफ्ते पत आओ ऐसे रिज़ल्ट कि आपका जी जम्मू का ऑडिशन क्लियर हो गए हैं। अब आपको नेक्स्ट वीक दिल्ली ऑडिशंस के लिए आना है और वहाँ भी शायद 3 सेट्स ऑफ ऑडिशंस आपके होंगे। तो दिल्ली के ऑडिशंस देख के हम वापस आ गए। तो हफ्ते के बाद फिर से कॉल आया कि आपका दिल्ली ऑडिशंस भी सारे क्लियर हुए हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक्स आए हैं सबसे। तो हम चाहते हैं कि आप कश्मीरी कुज़ीन को मास्टर शेफ़ के जो नेक्स्ट ऑडिशंस मुंबई में हैं उसमें आप अपने ऑडिशंस में अपनी कुज़ीन को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, मैं सब कुछ बिल्कुल छोटे से बैग में लेके गई क्योंकि मुझे लगा था शायद 1-2 दिन में तो शायद मैं वापस आ जाऊँ। अच्छा। क्योंकि बहुत हाई लेवल का कंपटीशन है, ऑब्वियसली नेशनल लेवल का कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए थे और उनमें से उन्हें फाइनल में सिर्फ टॉप 12 लेने थे। इन्होंने ऑल ओवर इंडिया जैसे दिल्ली के ऑडिशंस हुए या जम्मू के ऑडिशंस हुए, हर स्टेट में ऑडिशंस हुए, फिर मेजर स्टेट्स में सिटीज़ में ऑडिशंस हुए, वैसे इन्होंने शॉर्टलिस्ट करके ऑलमोस्ट 100 कैंडिडेट्स लिए और 100 के बाद सिर्फ 40 कैंडिडेट्स को इन्होंने मुंबई बुलाया। 40 से 24 हुए जिनको एप्रन मिला, वाइट एप्रन जो मास्टर शेफ़ का एप्रन है। और 24 से नेक्स्ट जो ऑडिशंस हैं वो हमारे डायरेक्ट 12, हम टॉप 12 में आए जिनको अपने नाम का एप्रन मिला। तो टॉप 20 वाले ऑडिशंस आपने देखे ही होंगे, जो मेरा मुंबई में था जब मैंने शबदेग बनाई थी, वो सारा ऑन एयर है। और उसके बाद जब मुझे नाम का एप्रन मिला उसके बाद सारी जो मेरी जर्नी है वो सब आप लोग अभी देख ही रहे कि क्या हो रहा है। कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो कैमरा पे तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो जो सिर्फ आप जानती होंगी। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स जो दिखाते हो कि हम क्या बनाते हैं, अच्छा ना आपस में बिल्कुल क्या तुम डिस्कस आसान करा ज़्यादा कथ करान पान वन कह सारी पानस आसान, ज़्यादातर फ़ोन पे आसान फैमिली से बात कर रहे होते थे। लेकिन जब ऐसे टॉप 12 हुए, कुछ दिन गुजरे, तो उसके बाद हमारा बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना और हम सब ने रियलाइज़ किया फैमिली तो अब फ़िलहाल के लिए हम ही 12 लोग हैं। और
बहुत अच्छे से वक्त गुजरता था, पूरा दिन शूटिंग होती थी। लाइफ के स्टेज पे मैंने नहीं सोचा था मैं नए दोस्त बनाऊंगी और अलग अलग खाना ट्राई करने का अलग अलग लोगों से मिलूंगी, अलग अलग जगहों के लोगों से मिलूंगी। रही खाना ट्राई करने की बात, तो वो सेट्स पे अलाउड नहीं है, हम एक दूसरे का कंटेस्टेंट जो है खाना ट्राई नहीं कर सकते, उनके बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स है बहुत चीज़ों को लेके। इन सब कंटेस्टेंट से मैंने जो सीखा है अपनी घर की कुकिंग में उसका इस्तेमाल ज़रूर करूँगी। कभी ऐसा कुछ रहा कि उन्होंने आपको कोई एक इंग्रेडिएंट दे दिया और कह दिया कि इससे कुछ बना के दो, और आप तब मुश्किल में आई हो? बिल्कुल, ये समझ में नहीं आता था क्या बनाऊं इससे। हाँ, हमारा जो पहला चैलेंज था टॉप 12 के बाद था, वो था रीजनल कोर इंग्रेडिएंट चैलेंज। हर एक को अपने अपने रीजन से एक इंग्रेडिएंट मिला था और उससे उसको कुछ बनाना था। तो मुझे मिली थी जो मुझे बहुत पसंदीदा है, जो मैं खालस में भी बनाती हूँ, कलारी चीज़ मशक्रज या थिस्मनाज। अब वो देख के तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही मुझे थोड़ा प्रोसेस हुआ कि इसके साथ कुछ बनाना कितना मुश्किल हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि आप माने चीज़ है वो ठंडी हो जाएगी कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट में वो ठंडी हो जाती है, और जब तक मेरी टेस्टिंग का टाइम आएगा सो कैसे ऑलमोस्ट लेदरी रबरी। तो एग्जैक्टली वही चीज़ मेरे साथ हुआ जब कलारी मैंने पकाई, जब वो फ्रेश थी। मैंने उससे एक कलारी का एक डिप बनाया जो हम यूजुअली एक टर्किश कुजीन में खाया जाता है। वो चीज़ को चिकन के साथ डिप करके एक डिप बनाते हैं और उसके साथ लवाश का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लवासा तो लवास और वो उस चीज़ को पेयर किया। ये इंस्पिरेशन मैंने वो कलारी कुलचे से ली, जो हमें कलारी कुलचा जम्मू के रीजन का मिलता है। तो जैसे ही फ्रेश टेस्ट किया बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो ठंडा हो गया, जैसे आप पिज़्ज़ा खाते हैं ठंडा नहीं खाया जाएगा आपको, एग्जैक्टली वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ा वहाँ पे कि ये क्यों हुआ। और लेकिन जजेस इतने प्रोफेशनल है और इतने एक्सपीरियंस है कि उन्होंने कहा आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि ये इंग्रेडिएंट ही काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी था और एक चैलेंजिंग इंग्रेडिएंट था। चीज़ के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। रीजनल इंग्रेडिएंट मेरे लिए थोड़ा ना वो लगा कि यार अपने ने धोखा दे दिया आज। और वो लेकिन पहला चैलेंज था और पहला हफ्ता जो हमारे मास्टर शेफ किचन में सब कंटेस्टेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ऑन स्क्रीन पकाना, जब आपके साथ सिर्फ कैमरास हो साइड बाय साइड और 1 घंटे का वो प्रेशर, वो जो घड़ी टिक टॉक चल रही होती है, तो वो अडाप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। और पहला हफ्ता हर एक का बहुत स्ट्रेस में गुजरा, लेकिन जैसे ही हमने उस किचन को अपनाया, वक्त के साथ साथ उस किचन ने भी हमें अपनाया और फिर हम सब एकदम फ्रीली होके पकाते थे, बस घड़ी का टेंशन होता था। जो हमारे जजेस हैं ऑब्वियसली वो दुनिया घूम चुके हैं, उन्होंने हर कुजीन ट्राई किया है और उन्होंने जो फूड के बारे में, कुजीन के बारे में जो उनकी नॉलेज है वो हमारे पास नहीं है। तो वो जब भी जज करते हैं किसी भी कंटेस्टेंट के खाने को, तो 3 बेसिस पे जज करते हैं, टेस्ट, इनोवेशन और प्रेजेंटेशन। वहाँ हमें हर इंग्रेडिएंट को देखना पड़ता था कि ये एक जैसे हनी है, ये एक हनी नहीं है, ये एक स्वीटनर है, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट है। नींबू है, ये नींबू नहीं है, ये सारिंग एजेंट है। ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो हमें वक्त के साथ फिर हमने सीखी। कोई ऐसा मोमेंट जब आप सबसे ज़्यादा खुश हुई हो और कोई ऐसा मोमेंट जब आप डिमोटिवेट हुई हो? सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट मैं पहले दिन ही हुई जब वो कलारी कुलचे ने धोखा दे दिया था। अच्छा। हाँ, और हाँ, एक ब्रेकिंग पॉइंट आया जब मेरा पहला ब्लैक एप्रन चैलेंज था। उस ब्लैक एप्रन चैलेंज के दिन मेरे 2 देवर है, उनकी शादी थी जिसकी प्लानिंग हमने ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से की थी। तो उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा 2-3 दिन से इमोशनल थी। सबसे अच्छा मुझे लगा जब मेरी फैमिली दिवाली के एपिसोड पे आई। हमारे लिए एक सरप्राइज़ था। तो और आपको नहीं बोला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इतने टाइम बाद अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को देखना, और सब लोग कैसे अपनी फैमिलीज़ को मिस कर रहे थे, और सब लोगों का क्या आपस में बॉन्ड है कि जब भी किसी की फैमिली आती थी उस एपिसोड में सबसे एंड पे मेरी और नंबी की फैमिली आई। लेकिन जैसे ही पहली फैमिली आई तो हम उसके लिए भी खुश हुए कि वाह यार इनकी फैमिली आई, ये कितना मिस, क्योंकि हम सब अपनी फैमिलीज़ को मिस कर रहे थे।
ये जो रियलिटी शोज होते हैं ना, क्या ये नाम के सिर्फ रियलिटी शोज होते हैं या सच में कुछ रियल सा होता है वहाँ? मास्टर शेफ तो बिल्कुल ऑन स्पॉट है, जो आप टीवी पे देखते हैं एकदम वैसा ही रियलिटी में भी वहाँ हो रहा होता है। मतलब सोचने का टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलता, चैलेंज मिला आपको, बस इतना विटी होना पड़ता है कि साथ साथ आप बनाओ भी और साथ साथ आप सोचो भी, और वही 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है पकाने के लिए, उसके अलावा ऊपर 1 मिनट भी नहीं मिलता। वो तो आपने देखा ही होगा अगर आपने हाँ शेफ़ पूजा का चैलेंज देखा हो जिसमें मुझे इम्यूनिटी पेन मिली थी, तो हमारा एक कंटेस्टेंट है वहाँ सूरज, 25 सेकंड से उसकी इम्यूनिटी पेन उसके हाथ में आने से रह गई। तो इतना टाइम भी आपको नहीं मिलता। अच्छा। तो हाँ, रियलिटी ही है सारा, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। बिल्कुल जो टीवी पे आप देखते हो वैसा ही सब होता है। इन बातों का ख्याल तो नहीं रखना पड़ता कि जो हम फूड बना रहे हैं, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि तेल ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए ठीक नहीं, ऐसा कुछ ख्याल रखना पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं है। बस रेस्टोरेंट में आप कैसी डिश प्रेजेंट करेंगे, किस लेवल की डिश प्रेजेंट करेंगे। जैसे कश्मीर में हम बहुत फैट में या बहुत तल के चीज़ प्रेजेंट हम खाते हैं, पसंद करते हैं, तलियत के स्थिति खाना। मगर वहाँ अगर आपने इतना ही फैटी चीज़ दे दी, या यही चीज़ है कि कश्मीर की चीज़ को, एक तेल वाली बहुत मिर्ची वाली चीज़ को आप कैसे प्लेट पे लाओगे कि नॉन कश्मीरी भी वो एंजॉय कर सके। ठीक, उतने मसाले ना हो, उतना तेल ना हो। मुझे लगता है अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिला होता तो मैं शायद ऑडिशन देने भी जम्मू नहीं जा पाती। तो सपोर्ट मुझे मेरे पेरेंट्स से भी मिला, मेरे हस्बैंड से भी मिला, मेरी मदर इन लॉ जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उन सब से मिला, तभी जाके मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कश्मीर को रिप्रेजेंट कर पाई। जब आप बेटा और बेटी में फ़र्क ना करो, वो सपोर्ट मुझे लगता है उसी टाइम से स्टार्ट होता है। जैसे मेरे माँ बाप है, उन्होंने कभी मेरे भाई और मुझ में फ़र्क नहीं की। जैसी स्कूलिंग उसकी हुई है मेरी भी हुई है, जो तरबियत उसकी हुई है मेरी भी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड एक ढाल की तरह है मेरे लिए। कहते हैं ना, हर जैसे आप बोलते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, लेकिन मेरे जो मेरी लाइफ में है उसका रिवर्स है। मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। हम आपको देखना चाहते हैं टॉप 3 में भी, और हम वैसे तो एक पूरी कौम हम आपको देखना चाहते हैं वहाँ से आप जीत कर ही आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।